अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? शुक्र है। ये कहाँ है बाकी भाई? ये तो सिर्फ तीन ही लोग हैं। सर अभी आए थे, पता नहीं फिर चले गए। 6 की स्ट्रेंथ हो गई थी, फिर दोबारा। अच्छा, तो आप दोबारा मैसेज करें। जी सर, मैं कर देता हूँ। जी, तो अगेन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द कंट्रोलिंग। तो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि देयर आर फोर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें the number one function was the planning, organizing, motivating and controlling. तो ये चार जो है वो हमारे पास बेसिक मैनेजमेंट के फंक्शन है, जिसको हम जो है स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो हमारा कंट्रोलिंग है दैट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसको आज हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं जी व्हाट इज बेसिकली कंट्रोलिंग। कंट्रोल हम किसको कहते हैं? Controlling the process of monitoring, comparing and correcting the work performance। यानी जो एम्प्लॉइज वहाँ काम कर रहे होते हैं, वो जो एम्प्लॉइज का की परफॉर्मेंस होती है, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना। बेसिकली असल जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ द वर्क परफॉर्मेंस बाय मॉनिटरिंग, comparing the work of one with the other employees, and we found if we found any problem, तो जो मैनेजमेंट होती है they have authority to correct that specific issue। तो मैनेजमेंट का काम जो है वो मॉनिटरिंग करना है और फिर देखना है कि कौन अच्छा और कौन बुरा काम कर रहा है, और देन अगर कोई प्रॉब्लम या इशू आता है तो दैट देन दे करेक्ट दैट स्पेसिफिक इशू। Ultimately, all these things for the improvement of the work performance। Second important thing, the purpose of the control। कंट्रोल का पर्पस क्या होता है? क्यों कंट्रोल करते हैं? कंट्रोल के बगैर भी तो काम चल सकता है। To ensure that activities are completed in ways that lead to the accomplishment of the organizational goals। यानी पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग का ये है, ये वो एक्टिविटीज हैं या उन एक्टिविटीज को इंश्योर करना है जिसके थ्रू आप ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उन्हें अचीव कर सकें। तो टू इंश्योर दैट एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड इन अ वेज, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन में काम चल रहा है, जो एक्टिविटीज चल रही हैं, वो एक्टिविटी इस तरह कंप्लीट हो कि वो लीड करें ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं, उन गोल्स को अचीव कर सके। तो ये दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग। देन वी हैव द व्हाई इज कंट्रोलिंग इम्पोर्टेंट, यानी कंट्रोलिंग क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। एज द फाइनल लिंक इन मैनेजमेंट फंक्शंस, यानी मैनेजमेंट के जो फंक्शन है उसके अंदर जो फाइनल लिंक है उसमें से एक जो है दैट्स कॉल्ड दी दी कंट्रोलिंग। यानी हमने डिस्कस किया था प्लानिंग होती है, देन वी ऑर्गेनाइज, then we motivate the people, and at the end we control the performance of the individuals to achieve the organizational objectives। तो यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो है मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं, ये फाइनल लिंक है जो कि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। तो प्लानिंग क्या होती है? कंट्रोल्स let managers know whether their goals and plans are on target,
एंड व्हाट फ्यूचर एक्शन टू टेक। यानी कंट्रोलिंग उनकी ये जो प्लानिंग होती है या गोल अचीवमेंट होती है, उसमें उनको हेल्प आउट करती है। और वो हेल्प आउट ये करती है कि उन्हें उसमें ये देखना होता है कि किस तरह वो जो फ्यूचर के एक्शंस हैं या जो उनके गोल्स हैं या जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन गोल्स को, उन ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो इम्प्रूव करें। और फिर उन कंट्रोलिंग के थ्रू जो है मैनेजर्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के जो टारगेट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उन्हें अचीव करें। तो डेफिनेटली प्लानिंग जो हम करते हैं, प्लानिंग जो है वो उस वक्त तक अचीव नहीं हो सकती जब तक कि जो है वो हम प्रॉपर उसके लिए कंट्रोल सिस्टम नहीं लॉन्च करेंगे। उस वक्त तक जो है ये काम नहीं हो पाएगा। तो कंट्रोल सिस्टम होंगे तो आप फ्यूचर जो टारगेट्स हैं उन्हें अचीव कर सकेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए फ्यूचर एक्शंस जो है वो आप ले सकेंगे। तो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लानिंग। नंबर 2 इज एम्पावरिंग एम्प्लॉइज। यानी हम क्या करते हैं कि जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको एम्पावर करते हैं। कैसे? कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड मैनेजर्स विद इंफॉर्मेशन एंड फीडबैक ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। डेफिनेटली जब आप कंट्रोल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें मैनेजर्स का काम ये होता है कि वो एम्प्लॉइज को फीडबैक देते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, कहाँ पर वो लैक करते हैं, उनकी वीकनेसेस क्या हैं, उनके स्ट्रेंथ क्या हैं। ये सारा काम इसलिए हो रहा होता है ताकि जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको बेहतर कर सकें। तो उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए जो है वो कंट्रोल सिस्टम्स प्रोवाइड मैनेजर्स विद इंफॉर्मेशन एंड फीडबैक ऑन एम्प्लॉइज। तो कंट्रोल सिस्टम के से मैनेजर्स को जो है इंफॉर्मेशन और फीडबैक मिलती है रिलेटेड टू द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, के कौन सा एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है और किस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। So that is the second important point which indicate the importance of the controlling in the organization. The third point is protecting the workplace. Control enhance physical security and help minimize workplace disruption. Definitely कंट्रोल सिस्टम होगा तो फिजिकली जो है या फिजिकल जो सिक्योरिटी है वो बढ़ेगी। लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करने से महफूज रहेंगे। चीज़ें अगर वहाँ पर कोई है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो लोग जो है कंट्रोल में होंगे तो वो चीज़ों को तोड़ फोड़ नहीं करेंगे और उनकी हिफाजत करेंगे। और फिर अगर कोई वर्क प्लेस में कोई झगड़ा होता है, कोई कन्फ्लिक्ट होता है या इस तरह की कोई चीज़ होती है तो उसको भी हम कंट्रोलिंग के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। अ, एक टर्म इसमें इस्तेमाल की जाती है डिसिप्लिन में, यानी कंट्रोलिंग में डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए जो डिसिप्लिन होता है एक उसके लिए हार्ट स्टोव का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। हार्ट स्टोव का मतलब ये है कि आप जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको इस तरह इम्प्लीमेंट करें कि लोगों को ये लगे कि भाई अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक हार्ट स्टोव होगा, हार्ट स्टोव के ऊपर हाथ रखने वाली बात होगी। यानी अगर आप रूल्स को तोड़ेंगे तो उसके बदले में आपको बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी और ऐसा लगेगा जैसे आप जो है किसी जो है बहुत ही गर्म जो तवा होता है, स्टोव होता है, उसके ऊपर आपका हाथ चला गया है। यानी आपको इतनी सज़ा मिलनी चाहिए अगर आप रूल्स को तोड़ते हैं जिससे डिसिप्लिन कायम रख सके। तो डिसिप्लिन को कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि आपके जो रूल्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन सबके लिए इक्वल हो और इतनी सख्त सज़ा हो कि लोग उसकी वायलेशन करते हुए डर जाएं और फिर वायलेशन ना करें। Then we have the next is प्लानिंग टू कंट्रोलिंग लिंक, कि किस तरह जो है वो प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग से लिंक करती है। ये एक सर्कल है, ये एक प्रोसेस है पूरा जो कि
लिंक करते हैं ये सारे फंक्शंस एक दूसरे के साथ। जैसा कि हमने 4 फंक्शंस पढ़े थे, जिसमें प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, लीडिंग है एंड कंट्रोलिंग है। तो प्लानिंग जो है सबसे इनिशियल लेवल पर जो चीज़ होती है वो प्लानिंग होती है। प्लानिंग में हम क्या करते हैं जी, हम गोल्स बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं। तो इन चीज़ों को तो हम प्लानिंग के पोर्शन में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जब ये हमारी 4 चीज़ें हो जाती हैं, यानी गोल्स बन जाते हैं, ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, स्ट्रैटेजीज और प्लान्स हो जाते हैं, तो देन वी मूव टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजिंग में जो है वो स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले क्या करते हैं, आप स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसका कम्युनिकेशन का फ्लो क्या होगा, हायरार्की क्या होगी, ट्रेडिशनल हायरार्की का सिस्टम कैसे होगा। तो उस उन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो आप काम, फिर उन हायरार्कीज के ऊपर ह्यूमन रिसोर्स किस तरह आप बिठाएंगे। कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स की हम बात करते हैं, तो कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स को कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, उससे कैसे जो है उन पोजीशंस के ऊपर बिठाएंगे जो कि उनसे बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, उनकी पर्सनालिटी और स्किल्स को सूट करती हैं। तो ये जो है हमारे पास सेकंड लिंक है। जब आप ये कर लेते हैं तो फिर देन आपके पास जो होता है दैट इज द लीडिंग, या मोटिवेटिंग भी आप इसको कहते हैं, तो लीडिंग कहते हैं आमतौर पर। द थर्ड फंक्शन इज लीडिंग। लीडिंग में आमतौर पर मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर, तो इन लीडरशिप के अंदर इन चीज़ों पर काम होता है। तो सबसे पहले जब कोई आप ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो सबसे पहले आप प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करने के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन हेड होगा, कौन सेकंड पोजीशन पर होगा, कौन थर्ड पर होगा, किसके अंडर में कितने लोग होंगे और उनके क्या क्या काम होंगे, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएंगे। ह्यूमन रिसोर्स कैसे आएगा, उसका रिक्रूटमेंट और हायरिंग और इन सारी चीज़ों का मेथड क्या होगा, तरीकाकार क्या होगा, वो सारी चीज़ें आप जो है इसमें डिस्कस कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। देन यू कैन लीड टूवर्ड द मोटिवेशन। जब आप ये सब कर लेते हैं तो फिर आप मोटिवेट करने के लिए लीडरशिप, कम्युनिकेशन, इन चीज़ों पर वर्क करते हैं। और फाइनली जो है वो हमारे पास है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में आप स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मेजरमेंट करते हैं, जिसमें परफॉर्मेंस और ये सारी चीज़ें, कंपैरिजन करते हैं आप चीज़ों को पुराने डेटा से नए डेटा को, एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस की कंपैरिजन है, और अगर वहाँ से कोई ड्रॉबैक, वीकनेस सामने आती है तो फिर आप उस वीकनेस को इम्प्रूव करने के लिए एक्शंस लेते हैं। इसी तरह ये फिर हर साल जो है ये पूरा सिस्टम जो है वो मूव करता रहता है। फिर प्लानिंग होगी, सर ऑर्गेनाइजिंग होगी, लीडिंग होगी और कंट्रोलिंग। जी जी, किसी का क्वेश्चन है? जी सर। सर कंट्रोलिंग में अक्सर ऐसा होता है कि किसी कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन इतनी, या वहाँ पर इतनी स्ट्रिक्टनेस होती है, या फिर जो है कभी ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल इन अ मंथ जो है किसी एम्प्लॉय की तबीयत खराब हो जाती है, तो कंपनी के रूल्स ऐसे होते हैं कि कंपनी इतनी स्ट्रिक्टनेस होती है, या फिर जो है वो उसकी सैलरी डिडक्ट हो जाती है, या फिर कुछ इस तरह का इशू आता है उसको। तो सर ये भी तो एक इशू है ना, अगर स्ट्रिक्टनेस ज्यादा करते हैं हम तो एम्प्लॉयज चले जाते हैं दूसरी कंपनी में जहाँ पे उनको ज्यादा फैसिलिटीज मिलती है, वहां पर चले जाते हैं। ओके, इनका क्वेश्चन ये है कि भाई आप लोगों पर ज़्यादा सख्ती करेंगे तो लोग छोड़कर दूसरी जगहों पे चले जाते हैं। अच्छा, कंट्रोलिंग का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपको जो है वो पनिश करें या सज़ा दें। कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि आपने स्टैंडर्ड्स बनाने हैं, आपने प्रोसेस और प्रोसीजर्स बनाने हैं। वो जो प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स हैं, आप लोगों को उनको फॉलो करना है। तो स्टैंडर्ड्स आप बना दें, उसमें ये होगा कि इक्वालिटी होगी। तो सब लोग उस इक्वालिटी को सामने रखकर वहाँ काम कर रहे होंगे। अगर ये स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे तो फिर क्या होगा कि हर बंदा अपने तरीके से चलेगा। फिर जो मैनेजर्स होंगे वो भी अपने लोगों को फेवर देंगे और जो उनके करीब नहीं होगा उसको सजा देंगे। इसलिए तमाम लोगों को जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं उनकी इक्वालिटी रखने के लिए आप स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं कि भाई ये स्टैंडर्ड्स हैं जिसको सब लोगों ने फॉलो करना है। तो जब तक आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो लोग तो ज़बरदस्ती फ़ायदा उठाएंगे ना। तो स्टैंडर्ड को इसलिए फॉलो करना ज़रूरी होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ तक आपकी छुट्टियों की बात है, तो छुट्टियाँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ अलाउ होती हैं,
लिमिटेड। अब आपने उनको अगर फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। बाज़ ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर होता है इस तरह, जैसे आप कह रहे हैं कि वो लोगों को जानबूझ के तंग करते हैं, या आपके बॉस के साथ आपके ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, या इस तरह की अगर कोई चीज़ है तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो आपके लिए एक प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। तो बहरहाल अब जी, पॉलिटिक्स भी होती है अक्सर। पॉलिटिक्स अगर कहीं पे नई जगह पे हम लोग जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 2-3 जगहों पे गया हूँ, इंटरव्यू दिए हैं, फिर वहाँ पे मेरी हो गई है, मतलब हो गया था वहां पर। तो जब मैं गया हूँ अंदर तो मुझे पता चला उस फर्म के अंदर कि यहाँ पे जो है पॉलिटिक्स से भी लोग चलते हैं, और जो है पीछे से बातें भी करते हैं सर, ये सारी चीजें भी होती हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए ही तो कंट्रोलिंग होती है। अगर किसी इदारे में कंट्रोलिंग प्रॉपर ना हो, तो फिर इस तरह के मसाइल होते हैं। पॉलिटिक्स जन्म लेती है, नॉन मेरिट पर लोगों की रिक्रूटमेंट होती है, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं होता। जो लोग काम नहीं करते, उनके प्रमोशन और इंक्रीमेंट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल ना होने की वजह से हैं। अगर कंट्रोल प्रॉपर होगा ऑर्गेनाइजेशन में तो ये मसाइल नहीं आएँगे जो कि आप जिनके बारे में आप निशान नहीं कर रहे। इसलिए कंट्रोलिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, और हर ऑर्गेनाइजेशन में इसे होना चाहिए। और किसी का कोई सवाल? तो अच्छा, सर जी, जी, आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल प्रोसेस क्या होता है? कंट्रोल प्रोसेस में यहाँ जो चीज़ें बताई गई हैं, सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, इसमें मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, comparing actual performance against a standard, taking action to correct deviation or inadequate standards। यानी सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसमें परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कि लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। वहां से जो चीजें आती हैं उसको वो कंपेयर करते हैं जो आपने स्टैंडर्ड्स बनाए थे उन स्टैंडर्ड्स के साथ। फॉर एग्जांपल, आपको ये कहा गया है कि आप 1 महीने के अंदर 4 सॉफ्टवेयर बना कर देंगे। ये आपका क्या स्टैंडर्ड है? और उसके अंदर जो है क्वालिटी ये होनी चाहिए। क्वालिटी का भी आपको मैकेनिज्म पूरा बता दिया। अब क्या करेंगे, आपका साल के आखिर में या 6 महीने के आखिर में, जितना आपको टाइम दिया था उसके आखिर में जाएंगे और आपकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। आपको देखेंगे जी, आपको 4 सॉफ्टवेयर दिए गए थे, उसमें से कितने बने हैं? 3 बन गए फर्ज करो। उन तीनों की क्वालिटी क्या है? क्वालिटी में ये चीज़ है, ये नहीं है। क्या मसला है जी, क्यों नहीं है ये चीज़? तो उसके हवाले से भी आप आमतौर पर डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, जब आप उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर लेते हैं तो फिर आप स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करते हैं। अब स्टैंडर्ड क्या है जी? 4 होने चाहिए। ठीक है जी। अब आपने देखा कि उसने 4 तो नहीं किए, 3 किए हैं, इसका मतलब है स्टैंडर्ड के मुताबिक उसने पूरे 100% काम नहीं किया, 75% जो है या 80% काम उसने किया है। तो 80% नंबर उसे अलॉट हो जाएंगे। और फिर उसके परफॉर्मेंस में जो फीडबैक की बेसिस पर जो उसकी वीकनेसेस होती हैं, उन वीकनेसेस को सही करने के लिए, या अगर स्टैंडर्ड को ठीक नहीं है तो उन स्टैंडर्ड्स को बेहतर और इम्प्रूव करने के लिए आपको जो है एक्शन लेने होंगे ताकि वो चीज़ें ठीक हो जाएं। तो ये 3 जो है चीज़ें हैं, स्टेप्स हैं जो कि कंट्रोल प्रोसेस में आते हैं। यहाँ पर भी इसी चीज़ को जो है बताया गया है कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन, डिवीजन, डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल्स। So measuring actual performance, that is step one. So measuring actual performance, that is step one. Number two, comparing actual performance against standards. और नंबर 3, taking managerial actions। और फिर ये managerial action जो है उसकी तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनाइजेशन से होती हैं। वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट जो होती है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह जो है परफॉर्मेंस को या कंट्रोलिंग के प्रोसेस को जो है वो चलाती है।
कोई सवाल आपका हो तो पूछे। नो सर, अभी तक नहीं है, सही है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास मेजरिंग, हाउ एंड व्हाट वी मेजर। तो ये वन बाय वन करके अभी से चल रहे हैं कि हमें क्या मेजर करना होता है जब हम मेजरिंग की बात करते हैं। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और कंट्रोल क्राइटेरिया। तो सबसे पहले जिस तरह आप करते हैं उसमें आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू करते हैं कि बंदा परफॉर्म कर रहा है सही या नहीं कर रहा। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। ओरल रिपोर्ट जो होती है उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, यानी लोगों का इंटरव्यू लेकर उससे कर सकते हैं। लोगों से रिटर्न रिपोर्ट के थ्रू भी आप इंफॉर्मेशन या फीडबैक ले सकते हैं एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस के ऊपर, जैसा कि सुपरवाइजर जो है वो दे रहा होता है। तो ये तो तरीकाकार है कि जो परफॉर्मेंस की मेजरमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे या सोर्सेज क्या होंगे उसके। क्राइटेरिया क्या होगा कंट्रोल का, कैसे पता चलेगा कि क्या जो है एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो सबसे पहले तो एम्प्लॉयज से रिलेवेंट है कि सेटिस्फैक्शन, टर्नओवर और अब्सेंटेइज्म। तो इन तीन चीज़ों को देखना है आपने कि एम्प्लॉई जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो सेटिस्फाइड भी हो, उनका टर्नओवर रेट भी बहुत ज़्यादा ना हो और वो छुट्टियां भी ना करते हों। तो ये जो है वो क्राइटेरिया है कंट्रोल का, जिसके अंदर ये तीन चीज़ें होती हैं। बजट का क्राइटेरिया है दूसरा, जिसके अंदर जो है वो आप कॉस्ट, आउटपुट और सेल्स के ऊपर बात करते हैं। तो आपका कॉस्ट कितना लग रही है, आउटपुट क्या आएगा, और फिर उससे जो सेल्स आप करने के लिए जाएंगे तो उस सेल्स के ऊपर कितना पैसा आपका खर्च होगा या कितना जल्दी आप उसे सेल कर पाएंगे। तो ये एक कुछ कंट्रोल है